हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश यूनिवर्स बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 7 चैप्टर 7 एन एलियन हैंड। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने कभी मार्स पे मंगल ग्रह पर जाने वाले वाइकिंग मिशन का नाम सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट। वाइकिंग मिशन था, उसमें दो स्पेसक्राफ्ट थे, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर। उन दोनों में एक एक ऑर्बिटर जो चारों ओर घूमने वाला और एक लैंडर यानी कि जो मंगल ग्रह पर उतरने वाला। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल। उनका पहला टारगेट था, पहला उद्देश्य था वहाँ की इमेज, वहाँ की पिक्चर्स वगैरह लेना और उधर की मिट्टी के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करना। एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, और वहाँ पे जीवन की संभावना तलाश करना। वाइकिंग 1 was launched on 20 अगस्त 1975, यानी वाइकिंग 1 को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1975 को, एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976, और यह मंगल ग्रह पर 19 जून 1976 को पहुंचा था। वाइकिंग 2 was launched on 9 सितंबर 1975, और जबकि ये दूसरा स्पेसक्राफ्ट था वाइकिंग 2, ये 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976, और ये मंगल ग्रह की कक्षा में 7 अगस्त 1976 को पहुंचा था। Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, यानी फोटोग्राफ और दूसरे साइंस डाटा कलेक्ट करने के अलावा मंगल ग्रह पर द टू लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। जो दोनों नीचे उतरने वाले रोबोट्स थे, उन्होंने बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स भी किए टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संभावनाओं के बारे में। As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. जैसे कि अभी तक हमारी नॉलेज में है, अभी तक वहाँ पे जीवन की कोई संभावना नहीं मिली है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Now here, a boy Tillu, ठीक है। टिल्लू, how often have you been told not to go that way? यानी उसकी माँ कहती है, टिल्लू तुम्हें कितनी बार बोला गया है उस रास्ते पर मत जाओ। But why does daddy go there every day? यानी पूछता है लेकिन डैडी वहाँ पर रोज क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स इज जॉब टिल्लू, क्योंकि ये उनका काम है टिल्लू। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, यानी वह रास्ता एक अंडरग्राउंड रास्ता था। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पैसेज। टिल्लू के फादर रोज उस रास्ते पर काम करने के लिए जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और वो रोज उसी रास्ते से वापस आते थे। वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, यानी उस प्रतिबंधित क्षेत्र में आखिर में क्या था? Not only Tillu, but a great majority of the community would have liked to know. सिर्फ टिल्लू नहीं बल्कि बहुत से लोग उसके बारे में जानना चाहते थे। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way, यानी सिर्फ टिल्लू के फादर उन कुछ लोगों में से थे जिनको उस रास्ते पर जाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. यानी इस तरह की बातचीत एक आम बातचीत थी जो रोज टिल्लू और उसकी माँ के बीच में होती थी जब भी वह अपने फादर के पीछे जाने की कोशिश करता था। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज थोड़ा अलग दिन था। टिल्लू's father was enjoying a siesta at home. siesta मतलब शॉर्ट रेस्ट। टिल्लू के फादर थोड़ी देर के लिए घर पर आराम कर रहे थे। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लू के हाथ में अपने फादर का सिक्योरिटी कार्ड लग गया। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, इवेडिंग मतलब बचकर निकलना, यानी अपनी माँ की नजरों से बचकर निकलते हुए टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू उस तरफ चल पड़ा, यानी प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ। अ मेटल डोर बेयर्ड हिज एंट्री, एक लोहे के दरवाजे ने उसका रास्ता रोक लिया। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट, लेकिन टिल्लू ने कई बार अपने पिताजी को वहां पे जैसे हम एटीएम में कार्ड डालते हैं सेम वैसे उनको कार्ड डालते हुए देखा था। ही डिड द सेम, उसने भी वैसा ही किया। एंड द डोर ओपन नॉइसलेसली, और वो दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकॉन हिम, और एक अच्छा सा रास्ता उसको जैसे कोई संकेत दे रहा था। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इनटू द वॉल, यानी कार्ड पकड़ते हुए जो दूसरे स्लॉट में से बाहर आया था। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, टिल्लू ने आगे रास्ते की तरफ अपना सफर जारी रखा। और द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि वह रास्ता नीचे अंडरग्राउंड होते हुए उस
ग्रह के ऊपर पूरे सरफेस पर जाता था। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। टिल्लू आगे बढ़ता गया ये सोचकर कि अगर सूरज है, इफ इट वाज डे टाइम, तो सूरज दिखाई देगा, और द स्टार या फिर तारे, अगर इफ इट वाज नाइट, अगर रात होगी तो तारे दिखाई देंगे। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, यानी सूरज और तारों के बारे में उसने सिर्फ पढ़ा था, उसने कभी देखे नहीं थे सूरज तारे वगैरह। बट अलास दैट वाजंट टू बी, लेकिन दुख की बात है ऐसा नहीं हुआ। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। टिल्लू ने वहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को शायद पूरी तरह से जाना नहीं था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ द स्मॉल इंट्रूडर, यानी बहुत से इनविजिबल अदृश्य मैकेनिकल डिवाइस उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसकी फोटोग्राफ लेकर जो भी जो स्मॉल इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया जो आने वाला, उसकी फोटोग्राफ ले ली। सेंट दिस पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, उसकी पिक्चर उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो में भेज दी। वेयर इट वॉज थॉरोली चेक, जहाँ पर उसकी पिक्चर को चेक किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पैसेज, और इससे पहले कि वो अगला कदम रख पाता, अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर, एक भारी भरकम हाथ उसके कंधे पर आया। जेंटली बट फर्मली, आराम से लेकिन मजबूती से। ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम, यानी सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा उसको वापस घर ले जाया गया। टू एन एंशियस एंड एंग्री मदर, एक बेचैन और गुस्से में भरी माँ के पास। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्डेड, जब उसको डांट लगाई गई, ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, यानी उसे बिना उसने उम्मीद भी नहीं करी थी, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली उसको अपने फादर की तरफ से। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम सेड हिज फादर, यानी उसके फादर ने कहा मैं इसको समझाता हूँ। हु हैड जस्ट गॉट अप, जो अभी आराम करके उठे थे। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर इसको ब्रीफ टोल्ड, अगर इसको सही प्रकार से बताया जाएगा, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, तब यह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने बोलना शुरू किया। लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन अ सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, यानी मैं उस सरफेस पर काम करता हूँ जहाँ पर एक आम इंसान जीवित नहीं रह सकता। बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है। एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, और जहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि तुम बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाओगे। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन आप कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, आप कैसे जीवित रह पाते हैं, टिल्लू ने पूछा। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं पूरी तैयार होके जाता हूँ। इन अ स्पेशल सूट, एक खास सूट में। विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर मी, मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ और मेरे जूते इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि मुझे आराम कर देते हैं। टू वॉक ऑन द सरफेस, सरफेस पे चलते वक्त। व्हाट्स मोर, इसके अलावा आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, यानी मुझे ट्रेनिंग दी गई है सर्वाइव करने के लिए और काम करने के लिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, यानी एक समय था जब हमारे पूर्वज इस ग्रह पर नेचुरली नेचुरल तरीके से रहते थे, प्राकृतिक तरीके से। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कई सालों तक, हजारों सालों तक वो ऐसे ही रहे। बट टाइम चेंज, लेकिन समय बदला। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस, यानी सूर्य, सूरज जिसने हमें सहारा दिया था, टर्न हॉस्टाइल, अब वो हमारा दुश्मन बन गया। इट चेंज ओनली स्लाइटली, यानी सूरज सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ। बट द चेंज वॉज सफिशियंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लेनेट, लेकिन ये थोड़ा सा बदलाव भी बहुत था नेचर के बैलेंस को अपसेट करने के लिए। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले यहाँ पे चिड़िया खत्म हो गई। द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद जानवर खत्म हो गए इस ग्रह से। द फिश कुडंट बियर इट एनी मोर आइदर, इसके बाद मछलियां भी सहन नहीं कर पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, यानी उसने कहा हम सिर्फ इसलिए जीवित रह पाए अब क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ज्यादा डेवलप थी। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, लेकिन हमें आर्टिफिशियल प्राकृतिक कंडीशन में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, यानी हम अपनी लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए काफी एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं, पावर को। बट द मशीन विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन,
लेकिन जितनी भी मशीन्स हैं जो ये सब संभव करती हैं वो भी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, इनमें से कुछ मशीनें सरफेस पर हैं। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप वॉच ऑन देम, यानी मैं उस टीम में हूँ, शामिल हूँ, जिसकी जिम्मेदारी है उनकी देखभाल करना और उनकी सर्विस करना। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप, यानी टिल्लू पूछता है क्या बड़ा होकर मैं वो टीम आपकी ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू, सेड हिज फादर, यानी उसके फादर ने कहा बिल्कुल। बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, सेड हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा और अपने माँ बाप का कहना मानना पड़ेगा। उसकी माँ ने पहले की तरह वही वर्ड कहे। नेक्स्ट डे टिल्लू's father went to work. अगले दिन टिल्लू के फादर काम पे गए। He found the control room full of excitement. उन्होंने देखा कंट्रोल रूम में हर कोई काफी उत्साहित था। People were crowded around the big TV screen. और लोग एक बड़ी टीवी स्क्रीन के चारों तरफ इकट्ठा थे। It showed a dot in an otherwise clear background. उस क्लियर साफ बैकग्राउंड में एक छोटा सा धब्बा डॉट नजर आ रहा था। इट इजंट अ स्टार, ये कोई तारा नहीं है। फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन, क्योंकि यह अपनी पोजिशन को लगातार चेंज कर रहा है। आवर कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, यानी हमारे कंप्यूटर ने इसलिए एक साइन भेजा है इस चीज के लिए। इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ आ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, जो आखिरी उसका सुपरवाइजर उन्होंने अपना बताया। अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लू's फादर आस्क्ड। बाय नाउ ही वाज जॉइंड बाय टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, यानी वो भी अपने कॉलीग्स के साथ जुड़ चुके थे। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, हमारा भी ऐसे विचार है लेकिन इसको देखने की जरूरत है। अ स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम, यानी एक स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आया था। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लेनेट, यानी उनका जो सोलर सिस्टम था उसके हिसाब से मंगल ग्रह के अलावा किसी और ग्रह पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। टिल्लू's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau. टिल्लू के फादर को ध्यान आए अपने पुराने दिन के बारे में जो सेंट्रल ब्यूरो में उसमें रखे हुए थे, लिखे हुए रिकॉर्ड। When their ancestors had a well developed space program, जब उनके पूर्वजों के पास काफी वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम थे। एंड एज सच द सोलर सिस्टम विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, और उन्होंने काफी सोलर सिस्टम को सर्च किया था जिसमें आदमी और कई बिना इंसानों के स्पेसक्राफ्ट थे। एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल अकेले हैं। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ, लेकिन अब मंगल ग्रह पर एनर्जी शॉर्टेज और अंडरग्राउंड लाइफ की वजह से दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, अब उनका कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं होता था। दे कुड ओनली वॉच इम्पोटेंटली, इम्पोटेंटली यानी निसहाय या चुपचाप, वे अब चुपचाप उसको सिर्फ देख सकते थे। फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, उसके निकलने के स्थान से। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, ये अनजान लोग कौन थे। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट, यानी सेंट्रल ब्यूरो का जो कॉन्फ्रेंस रूम था वहां पर इतनी ज्यादा शांति थी। दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी, कोई भी बाहर से आने वाला इंसान यही सोचता कि वो खाली है कॉन्फ्रेंस रूम। फार फ्रॉम इट, इसके अलावा इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, वहां पर पूरे सभी मतलब खचाखच भरा हुआ था। बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअली क्वाइट, लेकिन जितने भी सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स थे वे चुपचाप थे, एकदम शांत थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, वे जानते थे कि जो राष्ट्रपति है मोमेंटस इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है। कॉलीग्स आई विल गिव द रिपोर्ट एज आई हैव इट, यानी उसने कहा मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा जो हमारे पास है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी चेंज इन द सिचुएशन, और जब मैं बोलता हूँ सिचुएशन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, यानी वो थोड़ी देर के लिए रुका, अपने पेपर को एडजस्ट किया। एंड देन कंटिन्यूड, टू स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, यानी दो स्पेसक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लेनेट, उसमें से एक स्पेसक्राफ्ट हमारे ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है। while the other is still far away, जबकि दूसरा अभी तक बहुत दूर है।
वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लैनेट। हमारे ख्याल से ये हमारे किसी पड़ोसी ग्रह से आया है। हाउ शुड वी रिएक्ट? हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? नंबर वन, योर व्यूज प्लीज। यानी प्रेसिडेंट ने एक वहां पे जो उपस्थित था उससे पूछा नंबर वन से, भाई तुम्हारे विचार। नंबर वन वॉज इंचार्ज ऑफ डिफेंस। जो नंबर वन था वो डिफेंस का इंचार्ज था। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। वह अपनी बहादुरी और न्याय के लिए जाना जाता था। सर, इफ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स। अगर हम चाहें तो इन स्पेसक्राफ्ट को अपनी मिसाइल से खत्म कर सकते हैं। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन इससे हमारी समझदारी नहीं होगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस स्पेसक्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। यानी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको बिना किसी ऑपरेशन के ही इस अंतरिक्ष में ही रोक सकें। बट शुड दे लैंड, बल्कि इसके बजाय उनको लैंड करने दें। वी कैन रेंडर देम इनफेक्टिव एनी टाइम वी चूज। हम चाहें तो उनको जब मर्जी उनको बेअसर कर सकते हैं। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स। यानी हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें कोई भी जीवित वस्तु नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नंबर टू, योर ओपिनियन प्लीज। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। यानी प्रेसिडेंट ने साइंटिस्ट से पूछा उसके विचार। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। उसने कहा मेरे ख्याल से हमें कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं करना चाहिए और चुपचाप देखना चाहिए। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट। क्योंकि हमें इनकी पावर के बारे में नहीं पता जिसने ये स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस। और हम इनके उद्देश्य के बारे में अभी तक अनजान हैं। इट इज वाइज नॉट टू रिवील आवर एक्सिस्टेंस। तो समझदारी इसी में है कि हम अपनी उपस्थिति को दर्ज ना करें। इफ वी डिस्ट्रॉय दी स्पेसशिप और रेंडर देम इनफेक्टिव। अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट को नष्ट कर देते हैं या इनको बेअसर करते हैं, वी माइट रिवील आवर एक्सिस्टेंस। तब हम अपने अस्तित्व को ओपन कर देंगे। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर थ्री। प्रेसिडेंट ने नंबर थ्री की तरफ देखा, अ सोशल साइंटिस्ट। ही रियली एग्रीड विद नंबर टू। वह नंबर टू से बहुत ही कम एग्री होता था। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। यानी ये ऐसा ओकेजन था जिस पर वह भी नंबर टू के साथ राजी था। आई एग्री विद नंबर टू सर। यानी उसने कहा मैं भी नंबर टू के साथ एग्री हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से, मैं इतना और कहना चाहता हूँ, दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम। कि हमारे सरफेस पर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको बिल्कुल कम कर दिया जाए। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन। और यानी लकीली हमारे सरफेस की कंडीशन भी कुछ ऐसा ही आवाज देती हैं। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। यानी इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ और कहता तो अचानक से उसके फोन की घंटी बजी। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। उसने रिसीवर उठाया और 1 मिनट तक उसको सुना। कॉलीग्स, ही अनाउंस्ड। उसने दोबारा अनाउंस किया, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड। यानी पहला स्पेसक्राफ्ट ग्रह पर उतर चुका है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लू's लाइफ। यानी बहुत बड़ा दिन था टिल्लू की लाइफ में। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर। यानी जिस दिन का वो इंतजार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। क्योंकि आखिरकार उसके पिताजी उसको कंट्रोल रूम में ले गए थे आज। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और यहाँ से वो एलियन स्पेसक्राफ्ट को टीवी स्क्रीन पर देख सकता था। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी। कितनी अजीब बात है डैडी। व्हाट डज इट कंटेन। इसमें क्या है? टिल्लू ने पूछा। हिज फादर शूक हिज हेड। कांट से फॉर श्योर। उसके पिताजी ने सिर हिलाया। भाई अभी तक कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार। हमें दूर से इसको देखने के लिए कहा गया है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स। लेकिन हम इसके सही पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ इट इज अप टू एनी मिसचीफ। यानी अगर ये कुछ गलत हरकत करता है तो हम इसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. यानी उसके पिताजी ने एक पैनल की तरफ इशारा किया जहाँ पे कई बटन्स लगे हुए थे। टिल्लू looked at them wistfully. टिल्लू ने लालच से उनकी तरफ देखा। Look, it's up to something, Daddy. टिल्लू suddenly noted some movement in the spacecraft. यानी उसने कहा वहाँ पर कुछ है। टिल्लू ने अचानक से स्पेसक्राफ्ट में कोई हलचल देखी। Others in the control room saw it too.
और कंट्रोल रूम में दूसरे लोगों ने भी देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन। ग्लूड मतलब चिपकना, यानी हर आंखें अब स्क्रीन की तरफ चिपक गई थी। अ मैकेनिकल हैंड वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट। एक मैकेनिकल हैंड स्पेस क्राफ्ट में से बाहर आ रहा था। इट वॉज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। वह उस ग्रह के प्लेनेट के सरफेस पर आ रहा था, उसकी तरफ आ रहा था। इट बेंट एंड टच द सॉइल। वह हाथ नीचे झुका और मिट्टी उठाई। वॉट वॉज इट अप टू, यानी इसका क्या इरादा था। पीपल क्राउडेड टूवर्ड द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक। लोग और ज्यादा स्क्रीन के पास आ गए देखने के लिए। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा zoomed in to the tip of the mechanical hand। टीवी कैमरा के जो लेंस थे उनको जूम किया गया मैकेनिकल हैंड के देखने के लिए। टिल्लू वॉज स्टीयरिंग एट द कंट्रोल पैनल। टिल्लू उस कंट्रोल पैनल की तरफ देख रहा था एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, और उनके बटन्स की तरफ। एन इरेसिस्टिबल डिजायर गॉट होल्ड ऑफ हिम टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल बटन्स। अचानक से उसने लालच में या अपनी इच्छा के आके इच्छा में एक सबसे इम्पोर्टेंट बटन था उनमें से द रेड वन, उसको प्रेस किया। ही मूव्ड। देयर वॉज ए श्रिल विसल। अचानक से वहां पे चारों अलार्म बज गया। एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। और टिल्लू ने देखा सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली। उसके फादर ने उसको एकदम से खींचा। एंड रीस्टोर द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजिशन। और उसने रेड बटन को फिर से न्यूट्रल पोजिशन पे कर दिया। बट द डैमेज वॉज डन। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क। और जो मैकेनिकल हैंड था स्पेस क्राफ्ट में से उसने काम करना बंद कर दिया। अब अभी तक आपने ये स्टोरी सुनी है, इट इज फ्रॉम द मार्स प्लेनेट, ये मंगल ग्रह की है। अब वापस आते हैं हम अर्थ की तरफ। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, यानी नासा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अ साइंटिस्ट वर ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। एक साइंटिस्ट साइंस को प्रेस वालों को बता रहा था। एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन, यानी वाइकिंग मिशन में सभी कुछ एकदम सही चल रहा था। देयर इज अ स्मॉल हिच, छोटी सी प्रॉब्लम है। द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड अ मल फंक्शन। और मैकेनिकल हैंड जो मार्स ग्रह पर से मिट्टी वगैरह ला रहा था एग्जामिन करने के लिए, उसने काम करना बंद कर दिया है। वी डोंट नो द कॉज, हमें इसका कारण नहीं पता। बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन हमारे टेक्नीशियंस को उम्मीद है कि जल्दी ही इस समस्या का हल भी निकाल लेंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा। और कुछ देर बाद ही दूसरी कॉन्फ्रेंस लगाई गई नासा की तरफ से। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन। जो मैकेनिकल हैंड था उसने काम करना फिर से शुरू कर दिया है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड। जितने भी सॉइल सैंपल्स है उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उनको एग्जामिन किया जा रहा है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन मार्स। और जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि मार्स ग्रह पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। लाइफ ऑन मार्स, ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन। यानी हमारे आस सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं, मार्स धरती के सबसे नजदीक है। एंड फिजिकल कंडीशंस टू आवर अर्थ, और उसकी फिजिकल कंडीशंस भी काफी अर्थ से मिलती हुई हैं। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वे आर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। इसलिए साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि लाइफ मार्स पर, मंगल ग्रह पर वो वाइकिंग मिशन के द्वारा जीवन की संभावनाओं के बारे में जान सकेंगे। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अभी तक वे निराश थे। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। और वाइकिंग मिशन के द्वारा उनको मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सो दिस स्टोरी इज एक्चुअली फ्रॉम द मार्स प्लैनेट and you will find the question answers in the last of the video. Thank you for watching this video, and if you have any doubt you can write in the box. Until then, have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.